कल्पना कीजिए, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एक ऐसी संरचना घूम रही है जिसमें इंसान रह भी सकता है और रिसर्च भी कर सकता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी स्पेस लैब। आज के इस रोमांचक वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्पेस स्टेशन आखिर कैसे बना, किन किन देशों ने इसमें योगदान दिया और इसका भविष्य क्या होगा। साथ ही हम एक एक करके उन मॉड्यूल्स को भी देखेंगे जिन्हें जोड़कर ये विशाल स्टेशन तैयार हुआ। इस स्पेस स्टेशन को बनाना किसी जादू से कम नहीं था। साल 1984 में अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था स्पेस स्टेशन फ्रीडम। उस समय के कुछ कॉन्सेप्ट इमेजेस हमें बताते हैं कि यह स्टेशन कैसा दिखने वाला था, लेकिन असलियत में इस डिज़ाइन को कई बार बदला गया, यानी रीडिज़ाइन किया गया, और बाद में इस प्रोजेक्ट को लगभग बंद ही कर दिया गया क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस ने फंडिंग बहुत कम कर दी थी। फिर आया साल 1993 जब अमेरिका ने बाकी देशों को इस मिशन में शामिल करने का फैसला किया, जैसे रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियंस। और इसी इंटरनेशनल सहयोग की शुरुआत के साथ ये प्रोजेक्ट बना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक संयुक्त मानवीय प्रयास। करीब 5 साल बाद यानी 1998 में स्पेस में इस स्टेशन को बनाना शुरू हुआ। ISS कोई एक ही स्पेसक्राफ्ट नहीं है, ये कई टुकड़ों मॉड्यूल्स से मिलकर बना है जिन्हें अलग अलग लॉन्चेस में ऑर्बिट में भेजा गया और जोड़ा गया। अब चलिए जान लेते हैं आखिर ISS करता क्या है। ISS एक तरह का फ्लोटिंग साइंस लेबोरेटरी है जो धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चक्कर लगाता है। इसमें एक बार में आमतौर पर 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं जो अलग अलग देशों से होते हैं। यहाँ जीरो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण रहित माहौल में कई महत्वपूर्ण साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे दवाओं की टेस्टिंग, बायोलॉजिकल रिसर्च, स्पेस फार्मिंग और यहाँ तक कि फ्यूचर मार्स मिशंस की तैयारी भी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को हर 6 महीने में बदला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वे लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से होने वाले हेल्थ इश्यूज से बच सकें। अब बात करते हैं स्टेशन के आकार की। क्या आप जानते हैं कि ISS का साइज लगभग एक अमेरिकन फुटबॉल मैदान जितना है, यानी लगभग 109 मीटर लंबा और 73 मीटर चौड़ा। ISS धरती के बिल्कुल पास नहीं है, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है। यह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है, यानी पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतने ऊपर होते हुए भी यह हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है और इसकी स्पीड है करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, इतनी तेज रफ्तार से ये स्टेशन लगातार धरती के चारों ओर घूमता रहता है। समय के साथ ISS की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी स्टेशन थोड़ा थोड़ा नीचे आता है। अगर इसे समय समय पर ऊपर नहीं भेजा गया तो ये अंत में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसकर फ्रिक्शन से जलकर खत्म हो जाएगा। इससे बचने के लिए रीबूस्ट मैनूवर्स किए जाते हैं, जिसमें स्टेशन को थोड़ा ऊपर की ओर धकेला जाता है ताकि वह ऑर्बिट में टिका रहे। ISS एक नेशन का नहीं बल्कि एक ग्लोबल कोलैबोरेशन का नतीजा है। मुख्य देश जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का नासा, रशिया का रोसकॉस्मोस, कनाडा का CSA, जापान का JAXA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ESA के सदस्य देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। हर देश का ISS में कुछ न कुछ योगदान है। कोई साइंटिफिक मॉड्यूल्स बनाता है, कोई रॉकेट्स भेजता है, तो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ध्यान रखता है। अब बात करते हैं ISS के पहले कोर मॉड्यूल यूनिटी की, जिसे नोड 1 भी कहा जाता है। यूनिटी में 6 डॉकिंग पोर्ट्स होते हैं, यानी ऐसे दरवाजे जहां दूसरे मॉड्यूल या स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ एक खास कंपोनेंट इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं प्रेशराइज्ड मेटिंग अडेप्टर। छोटा करके बोलें तो PMA का काम होता है अलग अलग प्रकार के डॉकिंग सिस्टम्स को आपस में जोड़ना। यूनिटी मॉड्यूल के साथ 2 PMAs पहले से ही जुड़े थे। एक था PMA-1 जो यूनिटी को रूसी मॉड्यूल ज़ारिया से जोड़ता है, और दूसरा था PMA-2 जिसे स्पेस शटल्स डॉक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद आता है रशिया का बनाया हुआ ज़्वेज़्दा मॉड्यूल, जो एक तरह से रूसी हिस्से का कंट्रोल सेंटर है। ज़्वेज़्दा में वो सारी सिस्टम्स होती हैं जो लाइफ सपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ऑक्सीजन, पानी और टेम्परेचर कंट्रोल। इसमें 3 डॉकिंग पोर्ट्स साइड में होते हैं और एक पीछे की ओर भी। अब बात करते हैं Z1 ट्रस की। ये ISS का पहला एक्सटर्नल फ्रेमवर्क था, यानी एक तरह का ढांचा जो स्टेशन के ऊपर लगाया गया। Z1 ने फ्यूचर मॉड्यूल्स को जोड़ने और स्टेशन की स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म की तरह काम किया। इसके बाद
PMA-3 नाम का एक और प्रेशराइज्ड मेटिंग अडेप्टर यूनिटी के नीचे की ओर जोड़ा गया। बैकअप डॉकिंग पोर्ट होना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, चाहे इमरजेंसीज हों या नए मॉड्यूल्स के लिए जगह बनानी हो। अब आता है P6 ट्रस, जो अस्थायी तौर पर Z1 ट्रस के ऊपर लगाया गया था। इसमें ISS के पहले सोलर पैनल्स शामिल थे। सोलर पैनल स्टेशन को चलाने के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। जैसे जैसे स्टेशन बड़ा होता गया, एनर्जी की ज़रूरत भी बढ़ती गई और यही पैनल्स उस ज़रूरत को पूरा करते रहे। जब इतना सारा इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा हो तो गर्मी भी बहुत निकलती है। इसीलिए स्टेशन में रेडिएटर पैनल्स लगाए गए, जो स्टेशन के अंदर की एक्स्ट्रा हीट को स्पेस में बाहर फेंक देते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर संतुलित रहे। अब तक स्टेशन पर इतनी सुविधाएं बन चुकी थीं कि एस्ट्रोनॉट्स को अब केवल टेम्परेरी विजिट्स नहीं करनी पड़ती थीं। नवंबर 2000 से लेकर आज तक ISS पर लगातार इंसानी मौजूदगी बनी हुई है। यह मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद स्टेशन में जोड़ा गया था डेस्टिनी मॉड्यूल, जिसे अमेरिकन लैब भी कहते हैं। यहाँ अंतरिक्ष में साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। डेस्टिनी को जोड़ने से पहले स्टेशन में थोड़ा फेरबदल करना पड़ा था। मार्च 2001 में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जोड़ा गया, जिसे कहते हैं ESP-1, एक्सटर्नल स्टोरेज प्लेटफॉर्म 1। यह एक्स्ट्रा टूल्स और स्पेयर पार्ट्स रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद कनाडा का कमाल, कैनाडाम-2। ये एक रोबोटिक आर्म है जो स्टेशन के बाहर लगे उपकरणों को पकड़ सकता है, हिला सकता है या मरम्मत कर सकता है। यह आमतौर पर स्टेशन के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैनाडाम-2 स्टेशन के किसी भी ग्रैपल फिक्सचर से जुड़ सकता है। फिर जोड़ा गया क्वेस्ट एयरलॉक। ये एक खास दरवाज़ा होता है जिससे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक EVA के लिए बाहर जा सकते हैं। EVA का मतलब होता है एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, यानी स्पेसक्राफ्ट के बाहर काम करना। दूसरी ओर रशिया का पियर्स मॉड्यूल भी एयरलॉक के रूप में काम करता है और इसे डॉकिंग पोर्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आते हैं स्टेशन की बैकबोन पर। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड ट्रस स्ट्रक्चर। यह एक लंबा और मजबूत फ्रेमवर्क है जिस पर सोलर पैनल्स, रेडिएटर्स और अन्य मॉड्यूल्स को जोड़ा जाता है। सो ट्रस डेस्टिनी के ऊपर जोड़ा गया। फिर आया MBS, मोबाइल बेस सिस्टम, जो ट्रस पर मूव कर सकता है और कैनाडाम-2 को सपोर्ट करता है। उसके बाद जुड़े S1 ट्रस, स्टारबोर्ड साइड, P1 ट्रस, पोर्ट साइड। हर तरफ लगाए गए रेडिएटर पैनल्स स्टेशन से निकली गर्मी को बाहर फेंकने में मदद करते हैं। फिर हार्मनी मॉड्यूल नोड 2 डेस्टिनी के सामने जोड़ा गया। इसमें 6 डॉकिंग पोर्ट्स होते हैं ताकि आगे भी मॉड्यूल्स जोड़े जा सकें। इसके बाद आया कोलंबस मॉड्यूल, जो यूरोप की ओर से एक फुल फ्लेज्ड साइंस लैब है। कनाडा का एक और कमाल, डेक्स्ट्रा, एक छोटा स्पेस रोबोट जो कैनाडाम-2 के अंतिम छोर पर लगकर जटिल काम करता है। इसमें अपनी खुद की रोबोटिक आर्म भी है। कीबो में एक खास हिस्सा जोड़ा गया, जापानीज एक्सपोज्ड फैसिलिटी, जहां वैक्यूम में रहकर सीधा स्पेस में रिसर्च किया जाता है। रशिया का पोइस्क मॉड्यूल पियर्स जैसा ही है, डॉकिंग और स्पेस वॉक दोनों में काम आता है। फिर आया RASVET, एक और रशियन मॉड्यूल जो सामान और एक डॉकिंग पोर्ट देता है। अब बात करते हैं ELC-1 और ELC-2। ये दोनों मॉड्यूल स्टेशन पर टूल्स और हार्डवेयर स्टोर करने के लिए लगे हैं। फिर आया ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल नोड 3, जो यूनिटी के साइड में जुड़ा। इसके नीचे एक खास कमरा है, कुपोला। इसमें 7 खिड़कियां होती हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। लियोनार्डो मॉड्यूल स्टेशन का स्टोरेज रूम है जहां सामान और कचरा जमा होता है। फिर आया बीम, बिगेलो एक्सपैंडेबल एक्टिविटी मॉड्यूल। यह एक इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल है जिसे लॉन्च के समय छोटा किया गया था और बाद में फुलाया गया। ये एक एक्सपेरिमेंट है, क्या ऐसे मॉड्यूल्स भविष्य में काम के हो सकते हैं। फिर स्टेशन पर एक खास साइंस डिवाइस लगाया गया, अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर AMS, जो एंटी मैटर और रेयर स्पेस पार्टिकल्स का पता लगाता है। ISS की करंट फंडिंग 2025 तक तय है, लेकिन साइंटिस्ट्स और एजेंसीज उम्मीद कर रहे हैं कि इसे एक्सटेंड किया जाएगा। अगर नहीं तो इसके कुछ हिस्सों को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे मून स्टेशंस या मार्स बेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे डिटेल जर्नी, कैसे धरती से बाहर इंसान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी अद्भुत चीज़ बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नीचे बताइए आप आगे किस स्पेस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे।